सो लेट्स गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, देन वील गो फॉर फेलियर ऑफ एनालिटिसिटी. सिंगुलरिटी उसकी बात करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. और यहां बाय डेफिनेशन हम डोमेन लेके चलेंगे, कनेक्टेड, तो ये उसका इस्तेमाल होना है. प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आगे से उठा के लेके आ जाएंगे, हार्मोनिसिटी खासतौर से. जैसे नंबर एफ जेड इक्वल टू, सबसे लिख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक ऑन डी. कुछ केसेस में ये डी का डोमेन होना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं एक्स्ट्रा कंडीशन. जैसे हमने वहां भी कहा ना, ओपन से ही काम चल गया, कनेक्ट होने की जरूरत नहीं थी. बट यहां हम थ्रू आउट डी क्या लेके चल रहे हैं, ओपन एंड कनेक्टेड. सो लेट एफ इज एनालिटिक ऑन डी. ठीक है, देन नंबर 1, पहला ये यू एंड वी are harmonic on S. What is S? The equivalent Cartesian part. U and V are harmonic on S. S क्या है मेरा? इसकी इक्विवेलेंट S है, जहां पर हम क्या लिखते हैं, x, y, such that x plus iy belong to D. Then U and V are harmonic on S. That is satisfy Laplacian equation. अभी इसको लिख लिया हम लोगों ने, जबकि यहां पे प्रूफ नहीं हो सकता. आपको पता है CR इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशंस हैं और कॉन्टिन्यूटी सफिशिएंट कंडीशन है फॉर. अब ये तो एनालिटिक उसने दिया हुआ है, दैट मीन्स डिफरेंस एट एवरी पॉइंट. सो दिस इंप्लाइज ux, uy, vx भी एग्जिस्ट. ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस vx. यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. अब प्रॉब्लम ये है कि ux मिल क्यों रहा है आपको. इसका मतलब यहां पर uy, पहले तो ये स्टेप में दिक्कत है, इससे इस स्टेप में दिक्कत है. यू डोंट नो वेदर ux, uy, vx, vy आर कॉन्टिन्यूअस और नॉट. फॉरगेट अबाउट इवन पार्शियल डेरिवेटिव, देयर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट. सपोज अभी तो नहीं कह सकते ना, आगे मिलता है ही, बट एट दिस स्टेज वी हैव यूज्ड द टर्म नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. At any point, if I am talking about ux or uxx, that means it has to happen there. But it was sufficient that ux, uy are continuous, not necessary. Differentiability से ये हम ले नहीं सकते यहां पर ऐसे, बट प्रूफ ऐसे ही कर दिया था. उसके बाद वो बोल देता है कि uxx, एक तो ये रिवर्स भी कर लिया उसने, uyy इक्वल टू 0 ऐड करके, uxy, vxy इक्वल टू vyx. ये कैसे ले सकते हो आप? कॉन्टिन्यूटी चाहिए यहां पर, तो ये सब तो नहीं अवेलेबल है ना. अभी कोई थ्योरम आपके पास नहीं है, कोई रिजल्ट आपके पास ऐसा नहीं है जो ये करने का राइट देता हो. डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ ux, uy, vx, vy एंड CR इक्वेशन, बट नॉट कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी along with existence of ux, uy and CR equation implies differentiability. That is sufficient. Sufficient को थोड़ी हम यहां यूज कर सकते हो. Let f is continuous, so f dash x equal to this. आप लेके चल रहे हो कॉन्टिन्यूस और एफ डैश एक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है. यू कैन नॉट यूज दिस. वही गड़बड़ तो यहां कर रहे हैं ना, बट कर लेते हैं, ये आगे जाके हो जाएगा. ध्यान में रखेंगे कि हम प्रूफ कर पाएंगे. एनालिटिसिटी इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ux, uxy, देयर इक्वालिटी, सारे डेरिवेटिव मिल जाते हैं. केवल ux नहीं, uxx, uxxx, uxyx सब मिल जाते हैं इसमें. ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन आई कि u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ रियल वैल्यू फंक्शंस ऑन s. सेकेंड में डेफिनेशन आ रही है, v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट, v दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz विच इज इक्वल टू u. इमेजिनरी पार्ट को दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक conjugate
ऑफ यू. v को u का हार्मोनिक बोलते हैं, u को v का नहीं बोलते हैं. ऑलवेज द इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट. द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन इज रिफर्ड एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. जो i के साथ है उसे बोला गया है हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि कोई दो फंक्शन लीजिए u और v, कोई भी दो, इफ दे आर हार्मोनिक, both are harmonic, and v plus iu becomes function of complex variable is analytic, v plus iu, then u is called harmonic conjugate of v. Or someone says that phi 2 is harmonic conjugate of phi 1 defined on S, then we will say phi 1 plus I phi 2 is analytic. phi 1 plus I phi. जब हम बोलते हैं रियल वाइड फंक्शंस को टू वेरिएबल में कि दिस इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द अदर, g is harmonic conjugate of f, then fxy plus igxy is analytic. कंफर्म? किसको कहां रखना है ये, क्योंकि यहां भी सीआर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है किसका नेगेटिव किसके इक्वल हो रहा है. यू और बी में एक सेपरेशन है वहां पर. ठीक है, नेक्स्ट. uxy इक्वल टू अल्फा एंड vxy इक्वल टू बीटा. uxy इक्वल टू अल्फा एंड vxy इक्वल टू बीटा, where alpha beta are parameters, where alpha beta are parameters. uxy equal to alpha, vxy equal to beta, where alpha beta are parameters, represent orthogonal family of curves. Represent orthogonal family of curve. आपको पता है क्या होती है ऑर्थोगोनल फैमिली? क्या होती है? दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. एवरी मेंबर ऑफ वन फैमिली इंटरसेक्ट द अदर मेंबर ऑफ अदर फैमिली एट राइट एंगल. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स and not parallel to the axis, then m1 into m2 equal to -1. m1 m2 -1 होता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जहां m1 m2 स्लोप्स है. नॉट कन्वर्सली कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होगा. साथ में कंडीशन क्या लगाते हैं कि द लाइन शुड नॉट बी पैरेलल टू द एक्सिस. वन वे है ना, m1 m2 इक्वल टू -1 इंप्लाइज y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x परपेंडिकुलर. ठीक है, लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम ये एकदम से नहीं बोल देते कि m1 m2 -1. पहले कंफर्म करते लाइंस आर नॉट पैरेलल टू दी एक्सिस. ये तो फिर एक की स्लोप इन्फिनिटी, एक की जीरो इन्फिनिटी थोड़ी -1 होता है. ठीक है, तो ये इंटरव्यूज में बहुत बार क्या करते हैं, ये इस छोटे टर्म पकड़ते हैं. किसी भी पॉइंट से किसी भी कोनिक पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाती हैं. पढ़ा होगा 12th में, एलिप्स, पैराबोला, दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाती हैं. वो क्या करे, कर्व देगा और एक पॉइंट देगा, कहते बताओ दोनों टेंजेंट. वो बच्चा ढूंढा, उसमें एक ही मिल रही है, जो क्योंकि जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो m² टर्म कट जा रहा है. अब वो कह रहा दूसरी कहां गई, क्योंकि m² में m में क्वाड्रेटिक बनती है, m की दो वैल्यू आती है, y इक्वल टू m1x प्लस सी, y इक्वल टू m2x प्लस सी, दो मिल जाती थी. कहीं भी रख देंगे, जनरल क्वेश्चन सेकंड डिग्री तो डिग्री 2 ही बनने वाली है. वो करता क्या है, लेता है हाइपरबोला और वो पॉइंट देता है एसिम्पटोट के ऊपर. तो एक तो मिलने से रही, एक पॉइंट कहां दे दिया उसने, एसिम्पटोट, उससे दूसरी मिल जाएगी. एक तो खुद ही एसिम्पटोट, दो एसिम्पटोट होते हैं, तो एक एसिम्पटोट जैसे दे देगा पॉइंट, अगर एसिम्पटोट दे देगा तो वो क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएगा. अब वो ढूंढ रहा है, तो सब बता. अब वहां पर इंस्टेंट बात, वाइवा इंटरव्यू की है, वहां तो एकदम घूम जाओगे, m² कहां चला गया. अगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है कि जैसे ना कंडीशनल कि यस इफ इट इज नॉट ऑन दी एसिम्पटोट इन केस ऑफ हाइपरबोला, अगर ये सब टर्म यूज कर रहे हैं आप सब, तो आप क्लैरिटी से बात करोगे. यहां हम जब बात कर रहे हैं uxy इक्वल टू अल्फा, vxy इक्वल टू बीटा, दीज आर फैमिली ऑफ कर्व, दिस वन पैरामीटर फैमिली. इसका हर मेंबर इसके हर मेंबर को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, जहां भी अगर करेगा तो. जैसे मैंने fz इक्वल लिखा z², जस्ट सपोर्ट फॉर दिस कंक्लूजन, विच इज x² माइनस y² प्लस 2xyi. मेरा uxy इक्वल टू अल्फा गिव्स you x² माइनस y² इक्वल टू अल्फा, और vxy इक्वल टू बीटा गिव्स you x² माइनस 2xy इक्वल टू बीटा. इसको ऐसे करके बीटा प्राइम कर दे, चलेगा. अल्फा बदलते जाइए. जो पहली इक्वेशन है वो ये है, ये
फॉर डिफरेंट डिफरेंट अल्फा, ये इस तरह से ये सारे कर्व आ रहे हैं इससे, एक्स का माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा से, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आर दी एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट्स हो गए और अल्फा बदलते जाएंगे, उनके फोकस वगैरह चेंज होते रहेंगे और ये बन जाएगा। जबकि ये एक्स वाई इक्वल टू बीटा जो मेरे आएंगे, ये अगर बीटा मेरा पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो फिर यही यहां ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहां पर वो अल्फा नेगेटिव है तो ऊपर नीचे, तो जहां जहां कट करेंगे उन पॉइंट पे जो स्लोप है, इनको बोलते भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स का माइनस वाई इक्वल टू अल्फा या एक्स वाई इक्वल टू अल्फा, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई सो किन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? अच्छा, इन्हीं को केवल, और कोई किसी नहीं बोल सकते? एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल अगर पाई बाई 2 हो जाएगा, एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल, the hyperbola is said to be rectangular if the angle between the asymptote is pi by 2। जो asymptotes होते हैं दो, उनके बीच एंगल पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। ये तो कर्व है मेरा, मतलब ये मेरा है u, क्या है x, u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है। हम मैंने इसके इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा लिख लिया, सम कांस्टेंट, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा मान लीजिए मेरा पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? अल्फा अगर पॉजिटिव है ये आएगा, अल्फा 1 की 2 कर दूं तो बदल सकता है ना ये। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. है ना, इसे बोल रहे हैं दिस, हैंस दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व। तो यू एक्स वाई इक्वल टू अल्फा इज अ फैमिली ऑफ कर्व, ऐसे वी एक्स वाई इक्वल टू बीटा इज अ फैमिली ऑफ कर्व। द क्वेश्चन अबाउट दीज टू फैमिली whether they are orthogonal or not. So at the point of intersection, the angle between the tangent, if it is pi by 2, we say the families are orthogonal. आप OD में तो करते थे ना कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, f of xy equal to alpha, and then you are asked find the family, orthogonal family of curve. तो सबसे पहले आप f of xy equal to alpha से क्या करते थे? f of x some function, जैसे आपको ये दिया हुआ फाई एक्स वाई इक्वल टू अल्फा, दिस फैमिली, वन पैरामीटर फैमिली दी हुई है। आप इससे क्या करते थे? एक एक्स वाई पी निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ, इट रिप्रेजेंट्स दिस फैमिली ऑफ कर्व। फिर इससे आप एफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन पी, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करते थे आपको साई एक्स वाई इक्वल टू बीटा, अनदर फैमिली ऑफ कर्व मिल जाता था। दीज टू फैमिली आर ऑर्थोगोनल। ये सिस्टम है ना, यहां P है, यहां -1 अपॉन P है, तो ऑर्थोगोनलिटी आ गई। ये सिस्टम था ना। यहां पर अगर आपको एग्जाम में ना, इंटरेस्टिंग, ये एग्जाम में एक फैमिली दी जाए आपको, कोई फैमिली ऑफ कर्व, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, एंड देन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व। अगर वो हार्मोनिक फंक्शन है, मींस रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट किसी एनालिटिक फंक्शन का, अब हार्मोनिक ही है ना तो भी हो जाएगा, उसको हार्मोनिक होना चाहिए किसी डोमेन पे, वो अपने आप किसी न किसी एनालिटिक फंक्शन रियल इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। अब जो चार ऑप्शंस में देखो कौन सा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। अगर बन रहा होगा ना तो यूएस इक्वल टू वी वाई, यू इक्वल टू माइनस वी एक्स हो रहा हो। जैसे वो कहे कि फाइंड दी ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ दिस कर्व, फैमिली, इसके ऑर्थोगोनल फैमिली कौन सी होगी, आप सीधे निकाल सकते हो कि इसकी फैमिली एक्स वाई इक्वल टू बीटा ही होगी। ये यू एक्स इक्वल टू, ये चार ऑप्शन में जो यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू इक्वल टू माइनस वी एक्स कर रहा होगा वही आंसर होगा, वो पक्का होगी। जब भी रियल इमेजिनरी पार्ट किसी एनालिटिक फंक्शन में ढूंढोगे ना, इनसे जो फैमिली बनती है वो ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व होती है। रीजन भी आपको साफ साफ मालूम है, यू इक्वल टू अल्फा है, यू एक्स इक्वल टू यहां से यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई, दिस इज डी यू, दिस अल्फा, दिस इज जीरो, डी यू इज जीरो, सो डी बी इज जीरो। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिला, माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई से M1। ऐसे दूसरे के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स M2 क्या मिल जाएगा, माइनस वी एक्स अपॉन वी वाई से M2। सी व्हाट इज M1 M2,
यू सी आर इक्वेशन m1 m2 इक्वल टू -1 आ रहा है, यहां पे u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो du इक्वल टू 0 है, dv इक्वल टू 0. बाय दिस आई फाउंड dy अपॉन dx इन फॉर u एंड dy अपॉन is फॉर v. से वन इज m1, अदर इज m2. सो वन इज माइनस ux अपॉन uy, ux अपॉन uy इंटू vx अपॉन vy. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस. ठीक है, सो ऑर्थोगोनल फैमिली ux इक्वल टू अल्फा एंड vx इक्वल टू बीटा रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व. ठीक है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डोंट राइट, अभी हम लोग लॉग हैंडल नहीं किया है, लॉग और रूट जेड थोड़ा सा अलग से हटके हैंडल करेंगे, बट फिर भी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x. क्योंकि ये रियल और इमेजरी पार्ट बन जाते हैं किसी एनालिटिक फंक्शन के, दैट इज log z इन देयर. किस पे भटक जाएंगे, अभी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. टोटल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ना, टोटल डेरिवेटिव. देन चलिए, अभी प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो तो आ गई, हार्मोनिक होना और ऑर्थोगोनल होना. नाउ वी आर मूविंग इनटू सी क्लास थ्योरम्स. ठीक है, C1 सी क्लास थ्योरम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये एंटर यहां कर जाते हैं. C1 माने फर्स्ट थ्योरम विच मेक्स द फंक्शन कांस्टेंट. इफ f dash z इक्वल टू 0, सबसे फंडामेंटल, इफ f dash z इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, f इज कांस्टेंट. C1 प्रॉपर्टीज है इन्हीं की. C1 कहती है इफ f dash z इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, देन f इज कांस्टेंट. हमने क्या लिया हुआ है d को, डोमेन, तो कह सकता हूं यहां पर मैं कनेक्टेड है भाई, d पूरा कनेक्ट. जब भी डेरिवेटिव कनेक्टेड साइड पे 0 होता है तो ही फंक्शन कांस्टेंट होता है, अदरवाइज इट इज कांस्टेंट ऑन एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ दैट. ठीक है, मैं सिर्फ डोमेन बोलता तो ये बोलना पड़ता, मतलब मैं बोलता डोमेन ऑफ डेफिनेशन तो मुझे ये बोलना पड़ता ऑन एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ डी. यहां तो क्या ही सकता हूं. नेक्स्ट C2, if u and v are harmonic conjugate of each other, then f is constant. If u and v are harmonic conjugate of each other, then f is constant. ये कह रहा है कि u plus iv and v plus iu are analytic. दोनों एनालिटिक कह रहा है, तभी तो कह रहा है एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है. जब आप u और v एक दूसरे को, f तो था ही, f इक्वल टू u प्लस आई वी था, वो कह रहे हैं नहीं u भी v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है. इसका मतलब क्या है कि v प्लस आई यू एनालिटिक है. अगर इससे मुझे मिल रहा है u x इक्वल टू वी वाई और u y इक्वल टू माइनस वी एक्स, जबकि इससे क्या मिल रहा है v x इक्वल टू u y और v y इक्वल टू माइनस यू एक्स. तो ये वी वाई इक्वल टू माइनस यू एक्स यहां उठा के रख देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2u x इक्वल टू 0, और यहां से रख देंगे तो 2u y इक्वल टू 0. तो क्या मिल गया हमको u x 0 और u y 0. यहां से जो कनेक्टेड है तो इट इज फ्री फ्रॉम x फ्री फ्रॉम y, सो u इज कांस्टेंट. अच्छा ये 0 हो गया तो ये भी तो 0 हो गया अपने v वाले भी, u x 0 तो मेरा यहां पे v y 0 और ये v x, तो v भी 0, v भी कांस्टेंट और u be constant, hence function is constant. If u and v are harmonic conjugate of each other, then u and v both are constant, hence f equal to u plus ib या v plus iu both are constant. तो आपने ये प्रूफ किया एक्चुअली, if u and v are harmonic conjugate of each other, then both are constant. ठीक है, and hence u plus ib और v plus iu both are constant. C2. C3. हाँ
अच्छा, अगर f एनालिटिक है तो कांस्टेंट इंटू f भी तो एनालिटिक ही होगा। तो fz इक्वल टू, अगर u प्लस आई भी एनालिटिक है तो ifz भी तो एनालिटिक होगा, माइनस आई एफ जेड एनालिटिक होगा, और माइनस आई एफ जेड क्या आ जाएगा, v माइनस आई यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो माइनस यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। अगर v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो माइनस यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा, u नहीं, समझे ना। इफ u प्लस आई वी इज एनालिटिक देन i इंटू एफ जेड माइनस आई इंटू एफ जेड दे आर एनालिटिक। सो अगर माइनस आई इंटू एफ जेड करेंगे तो ये फंक्शन यहां पे माइनस आई और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा। सो इफ v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u देन माइनस u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। इसको ऐसे लीजिए, ठीक है। तो माइनस C2 नहीं C3, इसमें दो तीन थ्योरम को एक में क्लब करके एक साथ कर लेते हैं। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन f इज कांस्टेंट, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस f इज कांस्टेंट। नंबर 1, either of real or imaginary part is constant, either of real or imaginary part of f is constant, that is I m f z is constant, real f z is constant, और एक भी कांस्टेंट हो गया ना तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगर u कांस्टेंट हुआ तो ux 0 uy 0, बट यूजिंग CR इक्वेशन vx 0 vy 0, so v constant, so u plus I be constant. Either of real or imaginary part is constant, then f is constant. Second, mod f is constant, then f is constant. Mod f is constant, then f is constant. मतलब ये हुआ कि दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट ना, ये लिख रहा है। दैट इज मॉड f क्या है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट। अगर मॉड f कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहां से ये कांस्टेंट है मेरा, सो 2u ux प्लस 2v vx इक्वल टू 0 और 2u uy प्लस 2v vy इक्वल टू 0। सारा 2 हटा देते हैं। ये क्वेश्चन मिल गई हमको, उसने दिया था ये कांस्टेंट है, मुझे 2 क्वेश्चन मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल u के बारे में बात करते हैं। अगर एक बार ux uy 0 प्रूफ कर दो, सारे 0 प्रूफ हो जाएंगे अपने आप ही। तो ux और ये vx है, तो पहले क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं मैं, ux और vx इक्वल टू uy माइनस के साथ, माइनस v uy इक्वल टू 0, और यहां पर ये uy तो है ही और ये vy इक्वल टू ux, तो ux v, ये v इसको u और प्लस uy इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा u माइनस v vu ux uy 0 0। ठीक है, ये क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन a x इक्वल टू 0 टाइप की। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a, c u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नाउ इफ c इज 0 u is 0 v is 0 constant. If c is non-zero then trivial solution, that means ux equal to 0 uy equal to 0 are the only solution, and that gives you u constant, hence v constant. Again, if c is 0, that means u square plus v square is 0, u and v are real, sum of two positive number cannot be 0 unless they are separately 0. So this is 0, this is 0, constant. If c is non-zero, here we know this is homogeneous system of equation, determinant non-zero means trivial solution. What is that trivial solution? ux equal to 0, ये मेरे variable हैं, और uy equal to 0. This gives you u is constant, but ux 0 uy 0 implies
Vx0 Vy0 यूजिंग CR इक्वेशन, तो वो भी कांस्टेंट आ गया. सो मॉड f इज कांस्टेंट, देन ऑल्सो f इज कांस्टेंट. ठीक है, उसको उसने, हाँ जी, उसकी मर्जी के हिसाब से होगा. नहीं तो आप एफ देखो टू ईट पर आई थीटा ले लो, उसका मॉड तो हमेशा 1 ही रहेगा. एफ जेड इक्वल टू आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लीजिए, थीटा बोलते रहिए. रियल पार्ट क्या है? कॉस थीटा. इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन थीटा. उसका मॉड क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा. फंक्शन तो कांस्टेंट नहीं है ना. ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा किस कंडीशन में कैसा किया गया है. बट अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट या मॉड, इवन इफ आर्ग्यूमेंट एफ इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट. रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, मॉड हो गया. नाउ आर्ग्यूमेंट, इफ आर्ग्यूमेंट एफ इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट. ये C2 के मैं रिजल्ट दे रहा हूं कि C3 बना दिया इसको आपने. C3 है ना ये, तो हाँ C3 के पार्ट्स हैं. अब वो 15-16 ना बच के कुछ 10-12 ही बचेंगी फिर ना, ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए. मॉड एफ के बाद आर्ग्यूमेंट एफ इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट. ऐसी प्रूफ कर पाओगे? tan इनवर्स V अपॉन U, ये तो कह रहा है वो. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट F? इज tan इनवर्स V by U is constant. That means V upon U equal to tan lambda, say which is C. So Cu minus V equal to 0. ये इक्वेशन मिल गई. So this gives you again the same Cux minus Vx equal to 0. x को इस पर डिफरेंशिएट किया. Cuy minus Vy equal to 0. इसको चेंज कर दिया मैंने Cux minus Vx equal to प्लस Uy equal to 0. और ये माइनस Vy, ये माइनस Ux प्लस Cuy equal to लिख लिया ऐसे हमने यूजिंग CR इक्वेशन. ये बन गया C1 minus 1 C this Ux Uy equal to 0 0. This gives you Ax equal to 0. So डिटरमिनेंट A क्या है मेरा? 1 plus C square. नॉन जीरो, चाहे C 0 है नॉन जीरो, ये तो नॉन जीरो आएगा. हैंस ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज Ux equal to 0, Uy equal to 0. This gives you U is constant. और इससे मिल जाएगा Vy0 Vx0, तो V constant. So this is constant. ठीक. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स माने जाते हैं सारे. अब इसी में एक C4 बनाते हैं, इसको अलग कर लेते हैं रिजल्ट को, कुछ टूल मिल जाएगा उसमें. इफ AU प्लस BV इज कांस्टेंट देन F इज कांस्टेंट. इससे थोड़ा सा ज्ञान मिला इस इक्वेशन से, तो एक अलग रिजल्ट बना रहे हैं कि FZ इक्वल टू U प्लस IV सच दैट AU प्लस BV इज कांस्टेंट. ठीक है, शादीशुदा लोग समझते हैं इस चीज को. ये गोल्ड का सिंबल है, बस एक कैपिटल होता है AU. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. बाकी हम नहीं कहेंगे. AU प्लस BV इज कांस्टेंट. ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, ये अगर ऐसा हो रहा है देन ऑल्सो F इज कांस्टेंट. हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं इसको, वही AUX प्लस BX इक्वल टू 0 दो क्वेश्चन बना लेंगे. बट इसको देने के पीछे पर्पस अलग है कि C4 बना दिया इसको हम लोगों ने टू गिव यू अनदर टूल. लुक एट हियर,
this is given. I know if f is analytic, then constant into f is also analytic. If f is analytic, then constant into f is also analytic. So define gz, देखिएगा, define gz as a minus ib, ये तो दिया जाएगा उसको मुझे a और b, into fz, which is a minus ib और u plus iv. सिंप्लीफाई करो, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? जी इज एनालिटिक, जी इज एनालिटिक, क्योंकि एफ एनालिटिक है, कांस्टेंट टू एफ इज एनालिटिक, ये तो कांस्टेंट ए और बी गिवन होंगे. दिस गिव्स यू ए यू, ए इंटू यू माइनस आई माइनस और प्लस आई, प्लस का हो जाएगा प्लस बी वी प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा मेरा ए वी माइनस बी यू, ये यू प्लस आई वी. So real part gz is constant, implies g is constant, है ना? वो कुछ भी हो v, बट u constant हो गया ना, तो g constant हो गया, और g constant हुआ तो g up what is f? This means fz equal to gz upon a minus ib is constant. ये ना gz क्या है मेरा? fz कांस्टेंट अपॉन a माइनस ib, इज ऑल्सो कांस्टेंट ना. उसने दिया हुआ था 2u प्लस 3v इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाट इज a? 2b3, और मेरा जो gz बन रहा है या fz है मेरा, वो gz अपॉन 2 माइनस 3i, यही तो है ना. अगर f कांस्टेंट है या g कांस्टेंट है तो f को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है. बट दिस गिव्स यू आइडिया टू कंस्ट्रक्ट फंक्शन एज वेल. और इसी को ना बहुत आगे रिजल्ट है, बट हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, बहुत आगे रिजल्ट है ये. लाइन और सर्कल में तो दिख रहा है, बट दिस इज ऑन एनी, दिस इज ट्रू फॉर एनी कर्व. एनी कर्व लिखिए, C5 बस लिख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है. ठीक आ गई. इफ u एंड v lie on any curve, then f is constant. If u and v lie on any curve, then f is constant. ओपन मैपिंग थ्योरम से आ जाता है. FD ना ओपन होना चाहिए. FD क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए. अगर u और v कर्व पे लाई कर रहे हैं तो रेंज क्या है? एक लाइन है. इट इज नॉट एन ओपन सेट. रेंज क्या है? एक लाइन है. कैन नॉट बी एन ओपन सेट. डिस्क नहीं मिल रही कहीं पर भी. So it has to be single point constant. यहां मैं यही तो कर रहा था कि वो जब आपने कहा आर्ग्यूमेंट f is constant, that means u and v lie on a line cu minus v equal to 0. लाइन की क्वेश्चन की नहीं है ये, या यही क्या है? u and v ऑर्डर पेयर u and v in w plane lie on this line. अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं u और v, तो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना. मॉड f is constant means lying on circle, u square plus v square equal to constant. आपके यहां एक क्वेश्चन आया हुआ है, सब्जेक्टिव में आया था पहले, कि u स्क्वायर इक्वल टू v, देन शो दैट f इज कांस्टेंट. वो ये पूछता रहा है बहुत. ये पैराबोला अप्लाई करा दिया उसने. भाई w प्लेन में ये u ये v, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो क्या होगा? पैराबोला होगा ना, ठीक है. या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू c, सर्कल. या au प्लस bv इक्वल टू c, ठीक है. ये तो ये एक इंपॉर्टेंट वो है कि अगर d की बात हो रही है, रिमेंबर वन थिंग, एंटायर फंक्शन पे जब भी कोई थ्योरम आपकी ढूंढेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान रखना कि कहां से कहां बात करें. लेट f इज एनालिटिक फ्रॉम d टू c, लेट f इज एनालिटिक फ्रॉम c टू c. यहां उसने सीधे एंटायर बोल दिया, यहां उसने एंटायर बोल दिया पॉइंट पे. दिस बिग रिजल्ट ना, ठीक है. हम जब सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वहां उन पे और काम करेंगे. फिलहाल ये हमारे पास रिजल्ट है कि किसी भी कर्व पे लेकर वहां तो तुम बाकी तो आप प्रूफ कर ही सकते हो. इसमें भी क्या करना है? 2u ux minus vx equal to 0, 2u uy minus vy equal to 0. Use CR equation, you will find ux equal to 0, uy equal to 0, and hence vx vy 0, hence constant. ये 20 मार्क्स में आया था अपने टाइम पे सब्जेक्टिव में. सब्जेक्टिव में ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन था. पार्ट है
नहीं, वहां पे 200 मार्क्स का होता था पेपर, 10 क्वेश्चन करने, तो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। पहले जो पैटर्न था वो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में मल्टीपल चॉइस, इवनिंग शिफ्ट में सब्जेक्टिव, एंड दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर वर 45-46 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। देयर वर ओनली 10 पेजेस, ऑन ईच पेज यू हैव टू solve one question. Sometimes some question may have 2 or 3 parts as well. So sometimes some question has 2 parts. So 10 marks each part. ऐसे इससे छोटा मार्क्स का नहीं आता था क्वेश्चन। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स और 2 पार्ट्स 10 मार्क्स ईच। तो ये अब वहां पर कई बार होता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है या OR है, वो आधे पेज में, उस पेज में आता ही नहीं था, 2 टेबल बनाई खत्म। तो लोग होशियारी करते थे, ऐसे 2 पार्ट डिवाइड कर लिया, यहां कर लिया, फिर यहां कर दिया, तो वो तो 0 देता था वहां पर। वो आप ही होशियार थोड़ी हो, वो भी होशियार है। वो ऐसे मांगता है, ऐसे आइए आप, ये ऐसे नहीं। तो यू कैन नॉट डिवाइड पेज इनटू पार्ट्स, बट ये इक्वलिटी करते करते आते जाइए। या थोड़ा सा पीछे एक रफ पेज भी दिया हुआ है ना, हल्का सा होमवर्क कर लीजिए, यहां आइए। अब यूपीएससी में ऐसे कर लिया ना, स्पेस देता है, पर पहले यही होता था। जिसका फर्स्ट क्लियर हो जाता था, तो जिसका फर्स्ट, किसी एमएससी फ्रेशर बच्चे का अगर फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया तो वैसे ही पास होता था वो, क्योंकि जो एमएससी में पढ़ रहे होते वही 8-10 क्वेश्चन वही दिखते थे साफ साफ। एक मैट्रिक्स निकालना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना, आइगन वैल्यूज फाइंड करना, बहुत ये सब फंडामेंटल था। फर्स्ट पेपर नहीं क्लियर होता था मल्टीपल चॉइस, वो आदत नहीं होती ना एमएससी टाइम, उस टाइम अब तो इंट्रोड्यूस कर लिए मेरे ख्याल से मल्टीपल हर जगह। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस एमसीक्यू एट बीएससी लेवल, I don't know at MSc level, but at BSc level they have used multiple choice question in exams. आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे अभी भी ना, अब तो शुरू किए। They have started training of multiple choice question. एटलीस्ट मैं देख रहा हूं कि आ रहे हैं, टेस्ट में, इंटरनल टेस्ट में आ रहे हैं। तब तो वो कुछ भी नहीं होता था ना, तो पता ही चलता था क्या हो रहा है। स्टेट एंड प्रूफ रट के आए थे, रॉल्स थ्योरम। अब अचानक मल्टीपल चॉइस में आ गया कि वो 0 एग्जिस्ट कराना है, तो कहां से दिमाग चलेगा वहां पर? ट्रेनिंग वॉज नॉट देयर। तो फर्स्ट पेपर निकलते हैं, सेकंड पेपर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो जाता था, 10 करने के होते थे टोटल। अभी तो देखो ना मेरिट कहां जा रही है, खुद सोचो। इस बार 109 पॉइंट समथिंग पे जेआरएफ मिला है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. हाँ, यूपीएससी में उसमें 50% मार्क्स आ जाएं। अटेम्प्ट तो पूरा ही करना पड़ेगा यूपीएससी में, ये नहीं है वहां 500 मार्क्स का पेपर है, पूरा फुल करके आ जाइए। 100% एक्यूरेट, कंप्लीट 500 मार्क्स। योर स्कोर विल बी मैक्सिमम 400-410 मैक्सिमम, अगर हुआ तो। वो भी डिपेंड करता है कि कोई आप और 10-12 लोग दुखी नहीं बैठे हैं वहां पे जिन्होंने उतने अटेम्प्ट किया है। वो स्केल डाउन स्केल अप करना होता है, वो नॉर्मलाइज करने का फैक्टर होता है, नॉर्मलाइज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो ये कि सबके मार्क्स वहां नहीं आता मैथ्स में, पूरा 100% करेक्ट होगा, पूरे मार्क्स को 0.85 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, लो ये आपका स्कोर है। तो हर सब्जेक्ट का एवरेज निकालते हैं, फिर डेविएशन निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट टॉपर को इक्वेट कर दिया, एवरेज इक्वेट करने की जरूरत है अब उनको। अगर डेविएशन बहुत ज्यादा हुआ तो नहीं करेंगे, तब नहीं टच करते हैं। मतलब 2-4 बच्चे खुराफाती बैठे हैं जिन्होंने स्कोर अप कर रखा है, भाई एवरेज है 200 मार्क्स, और कुछ बच्चे बैठे हैं वो 450 पौने 500 करके आए, दे हैव अटेम्प्टेड 450 और 500 मार्क्स, तो एवरेज ऊपर हुआ है ना इनकी वजह से, तो फिर डेविएशन बहुत ज्यादा है यहां पर, तो फिर नहीं टच करेंगे। लेकिन जनरली एवरेज ऊपर है, जनरली जन तो 450 करके आए, हिस्ट्री वाला 300 से नीचे है सारा, तो बेचारा तो बाहर ही हो जाएगा ना वो। तो सब्जेक्ट को भी नॉर्मलाइज करना होता है, तो वो चलता है। वो तो कोई नहीं मानने वाला है। यूपी में ऐसा हुआ था, पता है, वंदना पाठक जिसकी रैंक 1 आई थी यूपी पीसीएस में, उसके एसए शी गॉट 150 आउट ऑफ 115 एसए इन यूपी 2001 और 99 और 2000, इसके आसपास घटना है। वंदना पाठक फ्रॉम गोरखपुर, शी गॉट रैंक 1 आई था, इसलिए सबको याद भी है, केस भी हुआ था। 150 आउट ऑफ 150 इन एसए, एसए में 150, मतलब वो क्या स्टैंड इस पर 150 आउट ऑफ 150 एसए में आया। जब केस हुआ तो उन्होंने पूछा हाई कोर्ट में कि ऐसा क्या है कि 150 क्यों आया। व्हाट दे सेड, दिस इज रिडिकुलस, व्हाट दे सेड कि वी हैव स्केल सिस्टम, यूपीपीसीएस यूपीपीएससी, वी हैव स्केल सिस्टम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्केल सिस्टम देयर वर 6 पैनल, दे वर इवैल्यूएटिंग कॉपीज। सो आफ्टर
like normalizing, her marks were 156. उनका था कि after normalization, her marks were 156. We cannot give 156 out of 150, so we have reduced to 150. ये उनका था. तो महान, फिर पेपर रुका उस साल, फिर दोबारा हुआ पूरा एग्जाम. बट दिस इज व्हाट द सिस्टम. चलिए, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं उसको. मैथ्स वालों के बिना कुछ नहीं होने वाला है. पता नहीं कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 156 आउट ऑफ 150. मतलब ये तो रिडिकुलस है. हमने एक फार्मूला अप्लाई किया डिफिकल्टी वैल्यू का, डी वैल्यू का, क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसे निकालूं मैं आफ्टर योर परफॉर्मेंस, एंड सम क्वेश्चन हैज गिवन डी वैल्यू मोर देन 100%. मोर देन, कोई भी फॉर्मूला लगाएगा, अगर हम ए अपॉन बी कर रहे हैं और ए हैज टू लेस देन इक्वल टू बी, आइडियल सिचुएशन, तो कभी 1 से तो नहीं आएगा ना. परसेंटेज निकाले तो 100 से ऊपर नहीं आएगा ना. आई फाउंड फ्यू क्वेश्चन हैज मोर देन 100. जैसे 100 आया तो हम लोग को ध्यान गया कि ये हो क्या रहा है, एंड वी गॉट समथिंग विच इज वंडरफुल. इट वॉज इन दोज क्वेश्चंस विद द क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट. विदाउट नोइंग क्वेश्चन, विदाउट नोइंग आंसर, आई नो द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी का दे दे, इफ 1000 स्टूडेंट्स परफॉर्म on that question, we have marks evaluation, my formula will give you the question is incorrect. वो among performance, वो absurd result दे रहा है. तो वो बड़े आराम से, मतलब हमने ये तो क्लेम भी गलगोटिया में हमने परफॉर्म इसको वो किया था, डेमोस्ट्रेट किया था कि इन योर लास्ट 3 टेस्ट पेपर दिस क्वेश्चन वर इनकरेक्ट बिकॉज नंबर इज वेरी हाई, 1000, 1500. इसमें तो परफेक्ट निकल के आएगा. 100 भले निकले, बट 1000, 1500 स्टूडेंट्स इफ दे आर अटेम्प्टिंग दैट सिंगल क्वेश्चन विच इज इनकरेक्ट. कंडीशन, दे आर इक्वली ट्रेन्ड बाय सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम सिलेबस, सेम. इस केस में जो क्वेश्चन गलत होता है उसका परफॉर्मेंस डी वैल्यू पे बिल्कुल अलग आता है. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर जाएगा, वो 98 के ऊपर रहता है हमेशा. तो हम लोग को नहीं पता ये फॉर्मूला क्या करने वाला है, बट इट केम आउट. तो वो ये भी, और वो क्या है आपको मालूम है क्वेश्चन कौन सा, मुझे पता नहीं क्वेश्चन कौन सा है, मेरे पास तो केवल आंसर शीट थी, मतलब रिस्पॉन्स था ABCD. स्टिल इट कैन. सो वो पता नहीं कौन लोग बैठे हैं जो 156 आउट ऑफ 150 कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है. मेरे सामने आएगा, मैं झटका लगेगा ना कि ये क्या हो गया. उनको नहीं लगा कि दैट मीन्स देयर स्केलिंग सिस्टम इज रॉन्ग. इफ एनी सिस्टम विच कैन इंप्रूव मार्क्स मोर देन द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स, दैट मीन्स दैट स्केलिंग सिस्टम इज रॉन्ग. हम लोगों ने कहा ना कि ये मेरा सिस्टम रॉन्ग हो गया. इसका मतलब एनालाइज किया तो मुझे ये निकल के आया, मुझे लगा ये तो फायदा हो गया मुझे. नाउ आई हैव अ फार्मूला टू फाइंड इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन इन एनी टेस्ट, इजंट इट? इसलिए मैथ्स वाले ज्यादा दुखी नहीं रहते. लिखिए,